confirm that my screen is visible. We'll just take 15-20 minutes and we'll get over with this. Is my screen visible? Please confirm. Yes, ma'am. All right. So now we need to start कि अगर हम लोग ये बोल शॉर्ट रन और मीडियम रन में हम लोगों को इम्पैक्ट देखना है ग्रोथ इन मनी सप्लाई का. सो सपोज वी आर सेइंग दैट द सेंट्रल बैंक इज मेंटेनिंग अ कांस्टेंट मनी सप्लाई. When the central bank is maintaining a constant money supply, we need to see its impact on the output in current time period. We need to see the impact. Somebody is trying to enter. Okay, Mayank. And we need to see the impact on the unemployment rate, and we need to see the impact on the inflation rate. Now using these equations, we know कि अगर हम medium run की बात कर रहे हैं, if we are talking about medium run, then in the medium run, number one, हमारा unemployment rate UT-1 मतलब लास्ट ईयर की अनएम्प्लॉयमेंट के इक्वल होता है. ये हमने फिलिप्स कर्व डिस्कस करते टाइम उस चैप्टर में डिस्कस किया था. अब हमें पता है कि अगर हमारा UT इज इक्वल टू UT-1, सो फ्रॉम ऑकुन्स लॉ, आप ऑकुन्स लॉ की इक्वेशन अभी हमने लिखी थी, अगर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट प्रीवियस ईयर के अनएम्प्लॉयमेंट के इक्वल होता है तो हमारा GYT इज इक्वल टू GY बार. मतलब हमारा ये जो हमारा आउटपुट लेवल है इन दिस करंट टाइम पीरियड, द ग्रोथ इन आउटपुट विल बी इक्वल टू द नॉर्मल रेट ऑफ ग्रोथ जो हमें चाहिए होता है ताकि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कांस्टेंट मेंटेन रहे. सो दिस वे वी हैव कंक्लूडेड कि अगर हमारा GM बार कांस्टेंट लेवल पे होगा तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन होगा. ऑकुन्स लॉ से हमें पता चलता है कि फिर हमारा आउटपुट ग्रोथ रेट भी नॉर्मल रेट ऑफ आउटपुट होगा. Second case, if we know that now we know that UT is equal to UT-1 and that GYT is equal to GY bar. तो अब हमने AD रिलेशन में अभी डिस्कस किया था while we were discussing AD relation that GY bar is equal to GM bar minus pi t. तो दिस GY bar is equal to GM bar minus pi t. इसको हम ये भी लिख सकते हैं that pi t is equal to GM bar minus GY bar. तो यहाँ पे पाई टी क्या हो गया, यहाँ पे इस इन्फ्लेशन लेवल को एक्चुअली हम लोग बोल सकते हैं दैट दिस इज एडजस्टेड मनी ग्रोथ. एडजस्टेड मनी ग्रोथ क्यों बोल रहे हैं हम इन्फ्लेशन लेवल को, क्योंकि जितना भी हमारा मनी सप्लाई में इंक्रीज हुआ है, कितना उस मनी सप्लाई का इंक्रीज हम लोगों ने आउटपुट इंक्रीज करने के लिए यूज किया है. अगर हमारा मनी सप्लाई इंक्रीज सपोज 20 रुपीज से हुआ है और 20 रुपीज का ही हमारा आउटपुट भी इंक्रीज हो गया है तो हमारा इन्फ्लेशन रेट में कोई चेंज ही नहीं आएगा. पर अगर हमारा मनी ग्रोथ सपोज 100 हुआ है और हमारा आउटपुट ग्रोथ सिर्फ 50 रुपीज का हुआ है तो इसका मतलब कि हमारा मनी ग्रोथ ज्यादा हुआ है, 2 टाइम्स हुआ है, तो हमारा इन्फ्लेशन रेट भी इंक्रीज कर जाएगा. इसलिए हम इन्फ्लेशन लेवल को एडजस्टेड मनी ग्रोथ भी बोल सकते हैं. Now since we know that in this case this inflation is constant. Why? Because हम बोल रहे हैं सेंट्रल बैंक एक कांस्टेंट ग्रोथ इन मनी सप्लाई कर रहा है और ऑकुन्स लॉ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन से हमने ये डिराइव कर दिया है कि हमारा GY बार भी कांस्टेंट है. इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि हमारा इन्फ्लेशन रेट भी कांस्टेंट है. सो सिंस दिस इन्फ्लेशन रेट इज कांस्टेंट as GM bar is constant central bank के through and GY bar is constant from this Okun's law. So Phillips curve के according this pi t अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब कि हमारा ये पुराने वाले इन्फ्लेशन लेवल के इक्वल है, कोई भी हमारा इसमें चेंज नहीं हुआ है. एंड फ्रॉम द फिलिप्स कर्व इक्वेशन वी कैन से दैट व्हेन पाई टी इज इक्वल टू पाई टी माइनस 1, from this Phillips equation we can say that unemployment rate is equal to the natural rate of unemployment. तो हम एक तरीके से ये कंक्लूड कर रहे हैं, हमने न्यूट्रलिटी ऑफ मनी भी डिस्कस किया है. अगर आपको याद होगा तो न्यूट्रलिटी ऑफ मनी में हमने ये बोला था कि हम अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करते हैं तो उसी प्रोपोर्शन से हमारा प्राइस लेवल भी इंक्रीज अगर हो जाता है तो हमारा लॉन्ग रन के अंदर किसी भी तरह का इम्पैक्ट आउटपुट के अंदर नहीं आएगा. वो हमने न्यूट्रलिटी ऑफ मनी डिस्कस किया था. वही न्यूट्रलिटी ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे भी नजर आ रहा है. सो न्यूट्रलिटी ऑफ मनी यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारा ग्रोथ ऑफ मनी किसी प्रोपोर्शन से हुआ है और उसके साथ साथ 1-for-1 चेंज हुआ है इन्फ्लेशन लेवल में, 1-for-1 चेंज है इन द इन्फ्लेशन लेवल, सो दिस मीन्स that the impact
of this on the unemployment rate and on this output level, the impact on this will be constant. किसी भी तरह का कोई impact नहीं होएगा unemployment rate में और ग्रोथ इन आउटपुट में, क्योंकि हमारा अगर 20 रुपीज से मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया है तो हमारा 20 रुपीज से ही इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हुआ है. इसका मतलब ना तो कोई चेंज आएगा अनएम्प्लॉयमेंट में और ना ही कोई चेंज आएगा आउटपुट में. अनएम्प्लॉयमेंट तो जब चेंज आएगा ना, जब आउटपुट में चेंज आएगा, तो आउटपुट में किसी तरह का चेंज ही नहीं आ रहा है. हम लोगों ने यूनिट 5 में मॉनिटरिस्ट कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था, जिसमें ग्रेट डिप्रेशन के लिए जो मॉनिटरिस्ट थे सच एज फ्रीडमैन, उन्होंने बोला था कि हम लोगों का जो डिप्रेशन आया है उसमें मेजरली वो एक मॉनेटरी फेनोमेनन है. हम उसमें मॉनेटरी पॉलिसी भी यूज कर सकते हैं. अगर आप लोगों को याद होगा तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द किनीजियन एक्सप्लेनेशन वी डिस्कस द स्मॉल पार्ट ऑफ मॉनिटरिस्ट. तो वन ऑफ द मॉनिटरिस्ट इज फ्रीडमैन. And Friedman said that inflation is always and everywhere a monetary phenomena. Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon, क्योंकि inflation हमारा हमेशा ही मनी सप्लाई में चेंज की वजह से होता है और उसी की वजह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसा मॉनिटरिस्ट का मानना था. तो अगर आपको ये इक्वेशन आ जाती है, ये सेंटेंस आ जाता है, एक्सप्लेन दिस दैट इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ मॉनिटरी फेनोमेनन, तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जब मनी सप्लाई इंक्रीज होएगा हमारा इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है 1 for 1. सो बेसिकली आपको फिर ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होंगी कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कॉन्स्टेंट रहता है, हमारा ग्रोथ इन आउटपुट कॉन्स्टेंट रहता है, तो हमारा जितना भी इंक्रीज इन नॉमिनल मनी सप्लाई है वो सारा का सारा इंक्रीज 1 for 1 चेंज हो जाता है इन्फ्लेशन लेवल में. और इसीलिए हम या फ्रीडमैन या मॉनिटरिस्ट ये बोलते हैं कि इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ मॉनिटरी फेनोमेनन. Guys, you can note this down and then we will discuss short run. This is all about medium run. If there is any problem in any of the equation or any part, please ask me. थ्योरी भी क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को इक्वेशंस की. लेट मी नो व्हेन यू आर डन. Guys, can I move on to short run? Can I move on to short run? All right, Diva, no problem. No problem, Madhav. Okay, Madhav. Diva, are you done? Okay, Shri. No problem, Diva. All right, after this short run, एक छोटा सा टॉपिक है, कल ये खत्म हो जाएगा. मेजरली आपके सारे पोर्शंस खत्म हो गए हैं. It's a very small topic. Along with that, we'll do disinflation also of the Phillips curve as well and of this chapter also. But right today, after doing the short run, जो आपने मेरे को mentor और वो concern share किया था, I would like to discuss something on that aspect and also about your presentations.
ऑल राइट दीवा. सो नेक्स्ट इज आवर शॉर्ट रन. ऑल्दो हम लोग ये सारी चीजें थियोरिटिकली ये सब हमको मालूम है, इट्स जस्ट दैट हम लोग अब इसको और इन डेप्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं इन इक्वेशंस की हेल्प से, जब भी आपको अभी थ्योरी बहुत जल्दी क्लियर हो रही है. सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट शॉर्ट रन, अब हमें ये पता है कि शॉर्ट रन में तो इम्पैक्ट डेफिनेटली होता ही है मनी सप्लाई का. तो हम अगर हम ये बोलते हैं कि हमारा ग्रोथ, सपोज कि सेंट्रल बैंक का टारगेट है कि हमें इन्फ्लेशन लेवल रिड्यूस करना है. सेंट्रल बैंक्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस दिस इन्फ्लेशन लेवल. अगर हमें इन्फ्लेशन लेवल रिड्यूस करना है और सेंट्रल बैंक के पास एक ही वेरिएबल है जिसको वो मेजरली कंट्रोल करता है, दैट इज मनी सप्लाई. तो इन्फ्लेशन लेवल रिड्यूस करने के लिए सेंट्रल बैंक को क्या करना चाहिए? मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए? प्लीज क्विकली आंसर. In order to reduce the inflation rate, should central bank increase the money supply or should it reduce the money supply? Reduce. Yeah, it will reduce the money supply. So suppose this growth in yes right. So suppose this growth in money supply reduces, मतलब कि हमारा ये MS reduce हो रहा है, money supply reduce हो रहा है. अगर nominal money supply reduce हो रहा है, इसका मतलब कि हम लोगों का real money supply भी reduce हो रहा है, क्योंकि हमारा real money supply this M by P होता है. अगर हमारा M reduce करेगा तो हमारा real money supply भी reduce करेगा. Real money supply जब reduce कर जाएगा, just think about your LM diagrams, money supply reduce करता है तो leftward shift होता है LM में, leftward shift होएगा तो हमारा आउटपुट लेवल रिड्यूस हो जाता है. सो दैट इज GYT रिड्यूसेस. ऑकुन्स लॉ की इक्वेशन से भी अगर आप देखोगे तो जब GM रिड्यूस होएगा तो हमारा ऑकुन्स लॉ की इक्वेशन क्या होती है? GYT इज इक्वल टू GM बार माइनस पाई. सो जब हमारा ये GM रिड्यूस होएगा तो ये GYT भी रिड्यूस होगा. आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट ऑकुन्स लॉ इक्वेशन, LM कर्व, सब हम ज्वाइन करके अभी अच्छे से समझ रहे हैं चीजों को. सो देयर विल बी अ रिडक्शन इन दिस GYT. सो व्हेन दिस ग्रोथ रिड्यूसेस, इट मींस दिस ग्रोथ फॉल्स बिलो दिस GY बार. अगर हमारा और GY बार, अगर हम सॉरी ये जो मैंने इक्वेशन लिखी थी ये एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन थी. दिस GYT GM बार माइनस पाई, ये सॉरी पाई माइनस दिस, ये एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन था. ऑकुन्स लॉ का जो रिलेशन है दैट इज UT माइनस 1 इक्वल टू GYT माइनस GY बार. तो जब माइनस GY बार जो हमें नॉर्मल रेट ऑफ ग्रोथ है, अगर वो रिड्यूस कर जाता है जितना हमारा आउटपुट होना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट को कांस्टेंट रेट पे मेंटेन करने के लिए, अगर वो उससे कम है, इसका मतलब हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट करंट टाइम पीरियड में इंक्रीज हो जाएगा. यही रिलेशन कल आप लोगों ने वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले में एक्सप्लेन की थी. फिर फिलिप्स कर्व हम लोगों को क्या एक्सप्लेन करेगा कि अगर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेचुरल रेट से ज्यादा है, मैंने शायद कम बोल दिया, नेचुरल रेट से ज्यादा है, सो इन दैट केस ड्यू टू दिस इनवर्स रिलेशनशिप द इन्फ्लेशन विल रिड्यूस, दैट इज पाई टी लेस देन पाई टी माइनस 1. मैं एक बार फिर से इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रही हूँ, शायद मैंने बीच में इंक्रीज डिक्रीज कुछ एक्सचेंज कर दिए. सो अगर सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव है कि हमें इन्फ्लेशन लेवल को रिड्यूस करना है, तो सेंट्रल बैंक का फर्स्ट स्टेप होता है कि वो अपना मनी सप्लाई को रिड्यूस करे. जब हमारा नॉमिनल मनी सप्लाई रिड्यूस होगा तो हमारा रियल मनी सप्लाई भी रिड्यूस होगा. रियल मनी सप्लाई अगर रिड्यूस होगा तो जो हमने वो एग्रीगेट डिमांड रिलेशन किया है जिसमें हमने मनी सप्लाई का भी पॉइंट लिया था, उसके हिसाब से जब हमारा GM रिड्यूस होता है और LM कर्व को अगर हम देखें तो हमारा GYT करंट टाइम पीरियड में रिड्यूस हो जाता है. GYT रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब जितना ये GY बार हमें चाहिए, जो ऑकुन्स लॉ में हमने 3% डिस्कस किया है, तो जब ये हमारा GY बार मान लो 2% हमारा हुआ, 3% ग्रोथ नहीं हुआ, तो हमारा ये आउटपुट फॉल्स शॉर्ट ऑफ द नॉर्मल रेट ऑफ आउटपुट. वो नॉर्मल रेट ऑफ आउटपुट जो हमें चाहिए होता है अनएम्प्लॉयमेंट को कांस्टेंट रखने के लिए. इसका मतलब अगर हमारा आउटपुट ग्रोथ डिक्रीज हो रहा है तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा. और फिलिप्स कर्व बोलता है दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड द इन्फ्लेशन रेट. तो जब हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होएगा तो हम लोगों का इन्फ्लेशन रेट रिड्यूस हो जाएगा. सेंट्रल बैंक का यही ऑब्जेक्टिव था कि उसको इनिशियली आप ये फर्स्ट स्टेप में देखोगे कि उसको इन्फ्लेशन रेट रिड्यूस करना था. सो इस सारे प्रोसेस के थ्रू सेंट्रल बैंक अपना जो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन लेवल है वो रिड्यूस कर पाएगा. बट सेंट्रल बैंक जब अपना मनी सप्लाई रिड्यूस करेगा तो वो ये देखते हुए करेगा कि हमारा इकोनॉमी के अंदर आउटपुट ग्रोथ रिड्यूस हो रहा है. तो ये जो डिसइन्फ्लेशनरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक ने अडॉप्ट की है,
डिसइन्फ्लेशनरी प्रॉपर्टी पॉलिसी जो सेंट्रल बैंक ने अडॉप्ट की है, मतलब जो वो अपना इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना चाह रहा है, उसकी वजह से इकोनॉमी में रिसेशन हो जाता है, जीवाईटी रिड्यूस हो जाता है, एंड देयर इज sacrifice of output in the economy. I hope this short run is clear. You can note this down and then we are done with this chapter, majorly everything. कल हमें सिर्फ एक sacrifice ratio और disinflation वाला aspect discuss करना है अच्छे से. That's it. सो इन्फ्लेशन, अब हम बोलते हैं कि यार सेंट्रल बैंक अपना इन्फ्लेशन आराम से रिड्यूस कर सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, मनी सप्लाई इन इट्स हैंड, पर सेंट्रल बैंक को ये भी तो कंसिडर करना होगा कि गुड्स मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगा, आउटपुट कितने प्रोपोर्शन से रिड्यूस होगा, क्योंकि आउटपुट रिड्यूस होगा तो हम लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा. सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इंक्रीज हो जाता है तो वो सोशल वेलफेयर के लिए इट इज नॉट अ गुड थिंग. और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, अब आप इसका मल्टीप्लायर टाइम्स इफेक्ट देखो कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा तो हम लोगों का एग्रीगेट, लोग कम डिमांड करेंगे, उनकी डिस्पोजेबल इनकम रिड्यूस हो जाएगी, कम डिमांड करेंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी कैन सी दैट देयर विल बी अ फर्दर रिडक्शन इन द आउटपुट लेवल. तो ये मल्टीप्लायर टाइम्स इफेक्ट होता है. ये सारे इफेक्ट्स कंसिडर करते हुए सेंट्रल बैंक अपनी पॉलिसीज फ्रेम करते हैं. So let me know when you are done. We'll discuss about your concern of stats. Again, if there is anybody जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज एक बार रिकॉर्डिंग्स देख लो, कहीं डाउट है तो मुझसे पूछ लो, क्योंकि इतने, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इतनी सारी इक्वेशंस और इतने सारे डायग्राम्स आप रट नहीं सकते हो. रटने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, और समझते चलोगे तो फिर आप एक चीज को किसी भी एस्पेक्ट के साथ लिंक कर पाओगे, जैसे अभी हम यहाँ पे ISLM की हेल्प से भी चीजों को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं. Let me know when you guys are done. We'll just conclude this. Okay, Sparsh. एक बार मैम सेकंड लाइन से रिपीट कर दो मैम. मैं आपको पूरा रिपीट कर देती हूँ. अगर सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव है कि उनको इन्फ्लेशन रेट रिड्यूस करना है तो फिर वो इन्फ्लेशन रेट रिड्यूस कर सकते हैं मनी सप्लाई को रिड्यूस करके. अगर हमारा नॉमिनल मनी सप्लाई रिड्यूस होएगा तो हमारा रियल मनी सप्लाई भी रिड्यूस होगा. रियल मनी सप्लाई रिड्यूस होगा तो जो अभी हमने एडी इक्वेशन पढ़ी थी उसके बेसिस पे और एलएम कर्व के बेसिस पे कि अगर हमारा रियल मनी सप्लाई रिड्यूस होता है तो एलएम कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है और हमारा आउटपुट लेवल इकोनॉमी में रिड्यूस हो जाता है. अगर हमारा ये आउटपुट लेवल इकोनॉमी में, अगर हम ऑपुन्स लॉ के बेसिस पे देखें, अगर ये लेस देन दिस नॉर्मल रेट ऑफ आउटपुट हो गया तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. और फिलिप्स कर्व की इक्वेशन हमें एक्सप्लेन करती है कि अगर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो रहा है तो हमारा इन्फ्लेशन रेट रिड्यूस हो जाएगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस टाइम पीरियड. इसका मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव था सेंट्रल बैंक का इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना, वो ऑब्जेक्टिव तो उन्होंने अटेन कर लिया है, पर ये जो डिसइन्फ्लेशनरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करता है इसकी वजह से हमारा आउटपुट रिड्यूस होता है, हमारा रिसेशन हो जाता है इकोनॉमी में, सैक्रिफाइस ऑफ आउटपुट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाता है. सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द चेंजेस इन द नॉमिनल मनी सप्लाई इन द शॉर्ट रन. जिन्होंने भी पूछा था आपको अभी क्लियर हो गया? क्लियर हो गया. यस. ऑलराइट. सो इन द कंक्लूजन, जस्ट कि आप लोग अच्छे से इसको याद रख पाओ, सो इफेक्ट ऑफ मनी सप्लाई ग्रोथ अगर हम बोले शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में, तो हम इसको कंक्लूड कुछ ऐसे कर सकते हैं कि लॉन्ग रन में तो हमारा UT इक्वल टू UN होएगा, UT इक्वल टू UT माइनस 1 होएगा, GYT विल बी इक्वल टू GY बार एंड पाई T विल बी इक्वल टू पाई T माइनस 1. आपको क्लियर होना चाहिए कि ये चारों इक्वेशंस ऐसा क्यों है कि ये एग्जैक्टली इक्वल होंगे, वो अभी हमने लॉन्ग रन डिस्कस किया है. पर अगर हम शॉर्ट रन की
बात करें तो हमारा जो UT है वो ग्रेटर एंड लेस देन भी हो सकता है. UT will be can be greater than or less than this previous level of unemployment rate. Our output level can also be less than or greater than GY bar, and thus our inflation level can also be less than or greater than this pi t minus 1. So these are the effects of money supply in the short run and in the long run. The reasons for these effects should be clear to you. If the reasons are clear, it means actually अभी तक आपको चारों यूनिट क्लियर है. Okay, so write this down. Let me know, and I'll just put this. I'll stop sharing screen so that we can discuss. तो अगर आपका एक ही क्वेश्चन आया सपोज 15 मार्क्स का कि आपको एक्सप्लेन करना है इफेक्ट ऑफ मनी ग्रोथ इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, then you need to explain all these aspects, and you need to start explaining start the answer explaining your Okun's law, Phillips curve, aggregate demand relation, aggregate supply relation. आप वो सारी चीजें पहले एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद फिर आप मीडियम रन या आप लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन के पर्सपेक्टिव से चीजों को एक्सप्लेन करोगे. Okay, can I stop sharing the screen? I mean, formally, can we get over with studying today? Jiva done? Madhav? Okay, so what I'll do is that I'll just stop recording also. And